एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल्यवासी। मैं संध्या एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है, नहीं है धन धरती और राजपाट में संख्यानुपात ओबीसी की हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। मूल्यवासी एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा आज इस विषय पर हमें विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं ओबीसी महासभा के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जय भीम जय मूल्यवासी सर। जय ज्योति जय भीम जय मूल्यवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो विषय है इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 50% से ज्यादा है इस देश में, लेकिन क्या उनको उतना सुविधाएं मिल रही हैं, उतना उनके पास संसाधन है? तो जैसा कि आरक्षण में 27% आरक्षण है, तो कुछ राज्यों ने 27% आरक्षण लागू कर रखा है, कुछ में 14% ही है। तो एमपी की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को और दर्शकों को सबसे पहले मैं क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम जय मूल्यवासी जय मंडल, जैसा कि बहुत बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि क्या हमारी इस देश के अंदर 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की होने के बाद क्या उन साधनों पर, उन व्यवस्था पर क्या उनकी हिस्सेदारी है? ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, पूरे देश के अंदर पिछड़ों की हिस्सेदारी आज भी शून्य पर बनी हुई है। दूसरी बात, मैं इस बात को, ये मध्य प्रदेश से मैं रहने वाला निवासी हूँ, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है यहाँ पर मंडल से हम लोग रिजर्वेशन के उसमें आए थे, और उसके बाद जो 2002 से पहले की सरकार के द्वारा 14% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी, 53% आबादी होने के बावजूद भी हमारी हिस्सेदारी के तौर पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि इसमें जिस प्रकार से हमें जो कुछ हमारी बात हो रही है, इसका श्रेय मानवर साहब कांशीराम जी को जाता है, क्योंकि यदि वो अगर उस नारे को नहीं देते कि कांशीराम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई, अगर पिछड़े वर्ग को ये नारा नहीं समझ में आता तो आज उनका अस्तित्व पिछड़ों का मध्य प्रदेश में तो कैसे भी नहीं होता। आज जो स्थिति आज मध्य प्रदेश में बनी हुई है, ये उनके दर्शन की, उनकी विचारधारा से ही पिछड़ों में चेतना आई है, पिछड़ों में अब हिस्सेदारी की बात करने लगे। दूसरा रूप भी रहा, उनके अनुयायी सबसे पिछड़ों की पहली नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी है। वो मानवर जननायक सुखलाल कुशवाहा जी का ये नारा था, उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी उस समय, और उसको देखते हुए उनके नारे से मुख्यमंत्री बना। लेकिन दुर्भाग्य कि 25 साल से उनके मुख्यमंत्री भाजपा के ओबीसी के हैं, लेकिन आज भी 27% आरक्षण वहां उनको नहीं मिल रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसी कौन से फैक्टर्स बाधक बन रहे हैं जो एमपी की सरकार 27% आरक्षण नहीं दे पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बाधा की बात है कि 2019 में जब भाजपा की सरकार को SC ST OBC के आंदोलन से ये कांग्रेस सरकार को बनाया गया, और कमलनाथ की सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 27% आरक्षण करेंगे, जिसको देखते हुए कमलनाथ जी की सरकार, उनके द्वारा एक प्रस्ताव, एक ऑर्डिनेंस पास होता है, जो 14% रिजर्वेशन था उसको बढ़ा के 27% किया गया। लेकिन ये बात जो भाजपा नहीं कर पाई, वो काम को नहीं कर पाई, और जो बढ़ाने का काम करना था मुख्यमंत्री होने के बाद ओबीसी के, नहीं हो पाया। लेकिन
लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। लेकिन उस समय भाजपा को और आरएसएस को ये राग नहीं पड़ा और उन्हें आरएसएस के लोगों से, आरएसएस के जो सोच रखने वाले जातिवादी लोगों के द्वारा एक उस समय 2019 में 18 मार्च 2019 में कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास होता है कि 70% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में किया जाए। उसको उसी चैलेंज उसी ऑडियंस को एक अर्पिता दुबे नाम की पीजी छात्रा, जिसने एक याचिका प्रस्तुत की गई और इस याचिका प्रस्तुत के समय जब सुनवाई होती है तो कमलनाथ जी की सरकार के सरकारी वकील वो लोग उपस्थित नहीं होते। दूसरा, वहां पे भाजपा की ओर से जो पीएससी में वकील थे उनके द्वारा वहां पर उनकी स्वीकृति होती है। दुर्भाग्य कि मतलब दोनों पार्टियों ने पिछले वर्ष की उस समय 2019 में जो कमलनाथ जी इधर से तो 27% के लिए घोषणा करते हैं ऑडियंस में और दूसरी तरफ उनका वकील खड़ा नहीं होता। दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की ओर से जो पीएससी के छात्र थे उसमें पीएससी के द्वारा भी जो थे उनके द्वारा भी कंसेंट दिया था कि हाँ स्टे किया जाए, पर स्टे हो जाता है। स्टे होने के बाद फिर आरक्षण विरोधी संगठन, आरक्षण विरोधी जो पूर्व से काम करने वाले यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम सारे आरएसएस के लोग इस संगठन को चलाने वाले लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उससे पूर्व 2020 में जब मोदी सरकार के द्वारा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, उसको कमलनाथ सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता अपने स्टेट के अंदर। जब 50% की आप बात कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, तो 10% उनको ही मिला तो पूरा मिला के 60% रिजर्वेशन होता है। चलो हमको नहीं दिया, यदि हमको अगर 27% किया गया तो 67% मान के चलिए 67 के करीब या होता है, उसको रिजर्वेशन बढ़ जाता 50% से ज्यादा। तो क्या कारण है कि हम 13% हमको मतलब 14% देने में इनको जो 13% एक्स्ट्रा जो बात है 27% वाला, उसमें बाधा आती है कि 50% ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 10% अगर श्रमण समाज को और समान वर्ग के लोगों को देते हैं तो वहां परेशानी नहीं होगी। ये दो तरह का चरित्र सरकारों का दिखा, वहां की मानसिकता को दिखा। वो गलत जो आरएसएस के लोग थे, भाजपा के लोग थे, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग थे, उनको दर्द होता है ये पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की बड़ी हालत रही। तो सर 10% लोगों के पास 50% से ज्यादा आरक्षण है। भाई आरक्षण इधर आरक्षण कह दिया गया है, जो बचा कुचा वो भी आरक्षण ही है ना। तो 10% लोगों के पास जो है 50% से ज्यादा आरक्षण है और जो 14% मिल रहा है वो 53% को मिल रहा है 14%। तो ये तो बहुत ही अन्याय की बात है सर। और एमपी में 25 साल हो गए सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, तो उन्होंने ओबीसी के लिए अब तक क्या किया? उनके द्वारा एक नगण्य संख्या में भी उनने एक धैला भी मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग को एक भी ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिससे कि ओबीसी वर्ग के लोग ये कह सके कि मध्य प्रदेश में जो मानवर सुखलाल कुशवाहा जी ने नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग जो उम्मीद लगाई थी पिछड़े वर्ग के लोगों ने, वो पूरी तरह से उन लोगों ने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। उन्होंने पूरा स्पष्ट कहा कि हम तो केवल भाजपा के हैं, पिछड़े के नहीं है, जिसके कारण नहीं कर पाए। दुर्भाग्य है कि पिछड़े वर्ग की छात्र उनके हर समस्या पर, मैंने एक चीज और बोलना चाहता हूं उत्तर भारत के लोगों के लिए। मैंने
मैंने दक्षिण भारत के जो हमारे ओबीसी के सांसद हैं, वहाँ के मिनिस्टर हैं, वो बहुत चिंता करते हैं। वो अपने बच्चों को हर तरह से रखते हैं। वो अपने आप को संरक्षण देते हुए अपने वर्गों को ध्यान देते हुए रिजर्वेशन देते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, खासकर मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई भी लाल नहीं है, जो ऐसा कोई योद्धा नहीं है पिछड़े वर्ग का, जो कि अपने जो बच्चों के लिए, अपने वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अपने जाति के लिए, जो ओबीसी वर्ग की जातियां हैं, उनके लिए ऐसा कोई काम कर सके, जो रिजर्वेशन दे सके, ऐसा कहीं भी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला। तो ओबीसी के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। सर, अब ये देखा जाए तो इतने सालों में, मतलब बहुत लंबा समय होता है, 25 साल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसका जो ओबीसी के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, आज की तारीख में जैसे 2019 में रिजर्व ऑडियंस पास होता है, ऑडियंस पे स्टे होता है, फिर सभी डिपार्टमेंटों में उनके द्वारा स्टे सारे में एक महाधिवक्ता आए 2021 से 2021 में, वो अभिमत देते हैं कि है ना, कोर्ट ने कहा है कि है ना, इसको ये 13% होल्ड किया जाए और 14 पे भर्ती किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब 2019 में ही कानून बन गया था, तो 6 महीने तक ऑडियंस पास होता है कैबिनेट के द्वारा, उसके बाद विधानसभा में आता है, उसके बाद कानून बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था में जब कानून पर कोई प्रकार की 27% पर स्टे नहीं है, और पूरे विभागों में जब वो आज की तारीख में जब ऑडियंस अस्तित्व में नहीं है, तो फिर किस आधार पर डिपार्टमेंटों में भर्ती को रोक दिया, 13% होल्ड कर दिया है। ये कितने लोगों के, कम से कम 1 से 1.5 लाख छात्रों के साथ, पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो गया है। और बेचारे इतने बुरी स्थिति में है कि वहां पे हमारे ओबीसी महासभा में हमने जो डाटा हमारे पास जानकारी के तौर पे आया, कम से 20 से 25 लोगों ने, उन बीच में 2, 4, 5, 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों की शादियां टूट गई, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश के अंदर जब हर बार यही बात कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। शिवराज जी ने 18 साल सरकार रहे, शिवराज जी ओबीसी के हैं, उमा भारती आई, उनके द्वारा पिछड़े वर्ग की बात कही गई, पर सरकार में चुन के आते हैं। बाबूलाल गौर आते, आज मोहन यादव आते हैं पिछड़े वर्ग के नाम से, और आज उनके बच्चे, उनके वर्ग के लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं कि हमारा 13% होल्ड कैसे रख दिया है, हमें नौकरी दी जाए। हमारे पीएससी के छात्र जो हमारे अभ्यर्थी थे, उनके साथ इतना बड़ा छल करके रख दिया कि आज वो घर बैठे हैं, उनकी एज निकलती जा रही है, उनके पूरे तरह से भविष्य खिलवाड़ कर दिया इन पिछड़े वर्ग के निकम्मे मुख्यमंत्रियों ने, इन्हें जितना कोसा जाए उतना बेकार है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार ओबीसी महासभा इस लड़ाई को लड़ रहा है, कानूनी तौर पर लड़ रहा है, सड़क से संसद तक लड़ रहा है। लेकिन पिछले वर्ग जो कुंभकर्ण की तरह ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे मोहन यादव हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर जो दिवंगत हो गए, मैं उनके लिए इसलिए कहना चाहता हूं, यदि आपकी नैतिकता थी, आप पिछले वर्ष मानवर सुखलाल कुशवाहा जी ने आपको कहा था, आपकी पार्टी को और मध्य प्रदेश में एक ललकार दी थी कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी है। जब भाजपा ने उस नारे को कैच करके आपको पिछड़े वर्ग को मुख्यमंत्री दिया, तो आपका दायित्व होना चाहिए, जो सामाजिक न्याय पर तौर पर जो आपका दायित्व होना था कि हमें अपने वर्ग को हिस्सेदारी दिलाएं उनके साथ। एक ही जाति के लोग, एक ही वर्ग के लोग पूरी सीटों पर, चाहे बल्लभ भवन से लेके जो जितने IAS IPS और PS जितने मुख्य चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे एक ही वर्ग के लोगों के हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, SP कलेक्टरों को देख लीजिए, ओबीसी के गिने चुने संख्या में हमारे 5-10 IAS IPS है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो किस बात पे हमारी हिस्सेदारी होगी? हम हर जगह देख लीजिए, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, सभी जगह हमारे लोग नहीं, हम कहाँ न्याय लेने जाए? हमारे वर्ग के लोग कहाँ जाए, क्या कहे? आज की तारीख में आपने देखा होगा कि पूरे देश का अभी 2023 का चुनाव हुआ कि 5 साल से ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई। उस जो पैसा छात्रवृत्ति का था, उसको लाडली बहना में 415 करोड़ रुपया लाडली बहना को बांट दिया।
और उन बच्चों के जो छात्रवृत्ति उनको देना था 5 साल से, उनको रोक दी गई। वो बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हो गए। जो लोग किसान थे, जो लोगों ने कर्जा लेके इस पढ़ाई को की थी और वो स्कॉलरशिप पे डिपेंड थे, आज वो पूरी तरह से उनका पूरी तरह से भविष्य खराब करने में मध्य प्रदेश की सरकार और जो ओबीसी के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हुए उनके द्वारा किया गया है। उसकी लड़ाई भी हम लोग पूर्ण रूप से हम लड़ रहे हैं और हम करेंगे। इस बात के लिए हम न्यायालय में भी उसके लिए हम लोग जाते, आज भी हम लोग उसमें लड़ रहे हैं न्यायालय में। सर, जैसा कि आपने कहा और सर्वविदित है कि यहाँ पर एमपी में कई जो मुख्यमंत्री